हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर के गुप्ता, बटमूल आश्रम कॉलेज, सालेवाना महापल्ली, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। मैं आज यहाँ पर बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के पेपर द्वितीय इकाई द्वितीय, जिसमें है संवैधानिक संरचना, कार्यपालिका का अर्थ, परिभाषा एवं उसके प्रकार एवं उसके कार्य। सर्वप्रथम देखते हैं, इस संबंध में गिलक्राइस्ट ने कहा है कि कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। सही मायने में देखते हैं तो हम कार्यपालिका ही राज्य को संचालित करती है, कार्यपालिका ही सरकार के संपूर्ण कार्य का संचालन करती है। इसी संबंध में ये गिलक्राइस्ट का कहना है। देखते हैं कार्यपालिका के अर्थ। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जो कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कराती है। राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। यह इतना महत्वपूर्ण अंग है कि प्रायः इसी के लिए ही सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि यह उचित नहीं है, क्योंकि ये जो कार्यपालिका है वह सरकार नहीं है बल्कि सरकार का एक अंग है। हम सब जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उनमें से एक अंग है कार्यपालिका। गिलक्राइस्ट ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। दूसरी परिभाषा कोरी महोदय ने कहा है कि कार्यपालिका सरकार का सार है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इसके संवैधानिकरण के यंत्र हैं। आइए देखते हैं कार्यपालिका का विस्तृत और संकुचित अर्थ। इसके अर्थ को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक विस्तृत अर्थ और दूसरा संकुचित अर्थ। डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका अंग के अंतर्गत उन सब संस्थाओं और कार्यकर्ताओं का समूह शामिल है जो कानून के रूप में निर्मित होकर अभिव्यक्त की गई राज्य की इच्छा को लागू करता है। इस अर्थ में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति से लेकर लोक सेवा में लगे छोटे से छोटे कर्मचारी भी कार्यपालिका में शामिल हैं। लोक सेवा का तात्पर्य यह होता है कि स्थायी कार्यपालिका, ये नौकरी पेशा के लोग इसमें शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती है, जो अपनी निर्धारित उम्र तक अपने पदों पर कार्य करते रहते हैं। जबकि राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है, कहें तो मंत्रिमंडल, ये कभी भी आती जाती रहती हैं। इनका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। स्थायी कार्यपालिका तटस्थ रहते हुए भी अपनी योग्यता के कारण मंत्रियों को परामर्श देने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक अपने पदों पर रहते हैं। इसलिए ये अस्थायी कार्यपालिकाओं को कुछ परामर्श या जो मंत्रिमंडल होता है उनको भी परामर्श देने का कार्य करते हैं। ये तो हुआ विस्तृत अर्थ में। अब कार्यपालिका का संकुचित अर्थ देखते हैं, जो कि सही लगता है। वर्तमान समय में जब हम कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं तो उससे तात्पर्य राज्याध्यक्ष और मंत्रियों से ही होता है। इस अर्थ में अगर हम ब्रिटेन की बात कहें तो कार्यपालिका वहाँ की रानी या मंत्रिमंडल होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। यही अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका होता है। ये सब संकुचित अर्थ में ही सही लगते हैं। आगे देखते हैं कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार को निर्माण के आधार पर, आकार के आधार पर, शक्ति के आधार पर और उत्तरदायित्व के आधार पर इसको अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं। जैसे निर्माण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसके आधार पर 2 कार्यपालिका आते हैं, जैसे पैतृक कार्यपालिका
और निर्वाचित कार्यपालिका। जहां कार्यपालिका का अध्यक्ष पैतृक या वंश के आधार पर नियुक्त होता है उसे पैतृक कार्यपालिका कहते हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका अधिकतर राजतंत्र में ही पाई जाती है, जहां पे राजा का बेटा ही राजा बनता है। ब्रिटेन, नेपाल, जापान, नॉर्वे आदि राज्यों में पैतृक या वंशानुगत कार्यपालिका ही देखने को मिलते हैं। इन देशों में कार्यपालिका में उत्तराधिकार का नियम वंश के आधार पर ही चलता है, लेकिन जबकि इसके उल्टा निर्वाचित जो कार्यपालिका है वह या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के माध्यम से ही निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका गणतंत्र में ही पाया जाता है, जैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस, इटली आदि राज्यों में निर्वाचित कार्यपालिका पाए जाते हैं। दूसरा अगर देखते हैं तो आकार की दृष्टि से एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियां प्रमुखतः एक व्यक्ति के पास ही निहित होती है। जैसे अमेरिका में एकल कार्यपालिका है क्योंकि वहां प्रशासन की समस्त शक्तियां अकेले राष्ट्रपति पर ही निहित होती है, जबकि भारत व ब्रिटेन की कार्यपालिका भी एकल ही कह सकते हैं। हालांकि इनकी जो शक्तियां होती है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, फिर भी यह एकल कार्यपालिका कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल में एकता होती है और इसका नेतृत्व एक व्यक्ति करता है जिसको अपन प्रधानमंत्री ही कहते हैं। प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च शासक होता है, इसलिए हम क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही पूरा राज्य का संचालन होता है, इसलिए इसको अपन एकल कार्यपालिका कह सकते हैं। बहुल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्तियां 7 सदस्यों की एक परिषद में निहित होती है। इन 7 सदस्यों का परिषद में समान दर्जा है। हालांकि यह परिषद में एक अध्यक्ष होता है, परंतु इस अध्यक्ष की तुलना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं की जा सकती। यह अध्यक्ष बिना शक्ति का अध्यक्ष है। वह भी दूसरे 6 मंत्रियों की तरह प्रशासन में एक विभाग का अध्यक्ष होता है। यानी कि जो 7 व्यक्ति होते हैं, 7 में समान शक्ति होती है, इसलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। अगला देखते हैं शक्ति की दृष्टि से। शक्ति की दृष्टि से नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका यह भेद केवल संसदीय शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं होता है। संसदीय शासन प्रणाली में 2 कार्यपालिकाएं होती है। देश का जो प्रधान होता है वह नाम मात्र का या संवैधानिक प्रधान होता है। उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती है। जैसे ब्रिटेन में सम्राट, जिसको राजा या रानी कह सकते हैं, और भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के ही कार्यपालिका या नाम मात्र के प्रधान होते हैं। इन देशों में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। सभी कार्य मंत्रिमंडल ही करता है, लेकिन वह काम राजा या राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन इसका वास्तविक कार्य का संचालन मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगला है उत्तरदायित्व की दृष्टि से। उत्तरदायित्व की दृष्टि से संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका। संसदीय अथवा मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका में मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति और संसद के माध्यम से निर्वाचन समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है या अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे संसद में बहुमत का विश्वास प्राप्त होती है। यानी कि उनको निचले सदन में बहुमत जब तक प्राप्त होगा तब तक वह अपने पद पर बने रहती है। ऐसी कार्यपालिका में सभी मंत्री आवश्यक रूप से संसद के सदस्य होते हैं। इसमें व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ सहयोग होता है। संसदीय कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ब्रिटेन, भारत आदि देशों सहित विश्व के कई अधिकतर देशों में संसदीय कार्यपालिका ही देखने को मिलती है। अध्यक्षीय कार्यपालिका का एक सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका।
इस कार्यपालिका में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक तौर पर व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति व उसके मंत्री न तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, न उनकी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, न व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह कार्यपालिका शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर भी आधारित होता है और राष्ट्रपति कभी व्यवस्थापिका को भंग भी नहीं कर सकती। यह वास्तविक कार्यपालिका ही होता है जो कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पाई जाती है। आइए देखते हैं कार्यपालिका के कार्य। अब यहाँ पर हर राज्य में अलग अलग शासन प्रणालियाँ होती हैं और अलग अलग शासन प्रणालियों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। जितने प्रकार के प्रशासन संबंधी कार्य होंगे, सभी कार्यों अलग अलग शासन के आधार पर ही किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र शासन में कार्यपालिका के कार्यों की सीमा ही नहीं है। संसदीय शासन में कार्यपालिका के कार्य अध्यक्षीय कार्यपालिका से अलग होते हैं। जैसे अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति या संधि में सीनेट की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, परंतु संसदीय शासन में कार्यपालिका नियुक्तियों में स्वतंत्र होते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कि आधुनिक प्रजातंत्र शासन में कार्यपालिका के प्रमुख जो कार्य है उस पर यहाँ पे दृष्टि रखते हैं। पहला है प्रशासन संबंधी कार्य। कार्यपालिका का पहला कार्य प्रशासन से संबंधित है। चाहे वह कैसा भी शासन प्रणाली क्यों न हो, उनको कार्यपालिका से संबंधित कार्य करना आवश्यक है। कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है और देश में शांति व व्यवस्था बनाए रखती है। इस संबंध में लूथर गुलिक ने कार्यपालिका के कार्यों को एक शब्द पोस्ड कार्ब POSDCORB में पिरोया है। इस सूत्र में प्रत्येक शब्द का अर्थ निहित होता है। आइए देखते हैं पोस्ट कार्ब का अर्थ। पी फॉर प्लानिंग, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। O ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। S स्टाफिंग, स्टाफ की नियुक्ति यानी कि कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्मिक प्रबंध, जिनकी पदोन्नति, सेवा शर्तें आदि सभी उसमें शामिल होते हैं। D डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। कर्मचारी, जितने भी कर्मचारीगण होते हैं उनको पथ प्रदर्शक करने का काम डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना, सभी प्रशासन के सभी विभागों को आपस में संबंध स्थापित करता है। और रिपोर्टिंग, रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना। और लास्ट है बी फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना, जो कि महत्वपूर्ण होता है। दूसरा कार्य होता है राजनीतिक या कूटनीतिक कार्य। यह कार्य मुख्यतः वैदेशिक संबंधों के संचालन से संबंधित होता है। इस कार्य के अंतर्गत वैदेशिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधि व दूसरी व्यापारिक संधियां, युद्ध की घोषणा, विदेशी कूटनीतिज्ञों, राजदूतों आदि का स्वागत आदि कार्य किए जाते हैं। तीसरा है सैनिक कार्य। कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य देश की अखंडता की रक्षा और विदेशी आक्रमण की स्थिति में देश की सुरक्षा करना है। कार्यपालिका का जो विभाग इस कार्य को करता है उसे सुरक्षा विभाग कहते हैं। यह विभाग देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं का संगठन करता है, जनरल या कमांडरों की नियुक्ति भी करता है। चौथा है व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका या कानून निर्माण संबंधी कार्य किसी राज्य की कार्यपालिका के स्वरूप पर निर्भर करती है। संसदीय कार्यपालिका में तो सही अर्थों में कानून निर्माण मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि यह जो कार्य है व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मंत्रिमंडल के द्वारा भी व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य किया जाता है। मंत्रिमंडल संसद के ही सदस्य होते हैं, अतः हुए विधि निर्माण में संसद का नेतृत्व भी करते हैं। पांचवा है वित्तीय कार्य। राष्ट्र का बजट व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत होता है।
संसदीय कार्यपालिका में बजट निर्माण में कार्यपालिका का प्रत्यक्ष और मुख्य भाग होता है। यह कार्य वित्त विभाग द्वारा पूरा होता है। बजट के रूप में यह विभाग प्रति वर्ष आय व्यय के मदों का निर्धारण भी करता है। छठवां है न्यायिक कार्य। प्रत्येक देश में कार्यपालिका कुछ न्यायिक कार्य भी करती है। कार्यपालिका के प्रधान को, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा या रानी को अपराधियों को क्षमादान करने की, विशेष अवसरों पर क्षमादान करने का अधिकार होता है। यानी कि किसी अपराधी को वह उसके मृत्युदंड या फांसी की सज़ा को वह कम करके आजीवन कारावास या आजीवन कारावास को कुछ वर्षों के लिए या पूर्ण रूप से क्षमादान भी कर सकता है। भारत, अमेरिका आदि देशों में कार्यपालिका प्रधान को ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करती है। कार्यपालिका के अन्य कार्य भी देखने को मिलते हैं, जैसे कार्यपालिका अपने नागरिकों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मान, अलंकार या उपाधि प्रदान करती है। कार्यपालिका शिक्षा, कृषि, व्यापार, यातायात आदि संबंधी अनेक कार्य करती है। ब्रिटेन का सम्राट कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भी होती है। ये सब कार्य किया जाता है। यह है कार्यपालिका के अर्थ, परिभाषा, कार्यपालिका के प्रकार एवं कार्यपालिका के महत्वपूर्ण कार्य।